हेलो दोस्तों, आज हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का रिवीजन करेंगे, जो कि केजीएस का पीडीएफ है। मतलब इसमें दिखाया जाता है बोहर्स मॉडल में। इसे हम पोजिट्रोलेस ऑफ बोहर्स मॉडल भी कहते हैं, यह इम्पोर्टेंट ऑफ बोहर्स मॉडल भी है। बोहर्स मॉडल कॉन्साइड ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बोहर्स मॉडल consider only particle nature of light. Bohr's model only applied for a hydrogen atom and hydrogen like space। मतलब यह हाइड्रोजन एटम पर ही फिक्स होता है। इसके बाद हाइड्रोजन एटम के अलावा यह किसी और के द्वारा, मतलब किसी और गैस पर या फिर उसका मॉडल होगा नहीं करता है। बोहर्स मॉडल कॉन्सिडर ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बोहर्स मॉडल में मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में के द्वारा किया गया था। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन को मतलब किया जा सकता है, इसलिए हम हीलियम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बचेगा मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे हम हाइड्रोजन के जैसा मान सकते हैं। तो यह हाइड्रोजन के जैसा करेंगे तो इसके बाद ही यह इस बोहर्स मॉडल उस पर काम करेगा। लिथियम है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन जैसा एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो तभी वह बोहर्स मॉडल काम करेगा। इसी तरह बेरिलियम में से 3 है, बोरॉन में से 5, कार्बन में से 5, ऑक्सीजन में से 7, और फ्लोरीन में से 8 निकालेंगे तो हाइड्रोजन जैसा काम करेगा, जो कि 4 तक निकालना असंभव है। मतलब इसका मॉडल ख़त्म। बोहर्स कंसीडर न्यूक्लियस ऑफ एटम प्रेजेंट ऑफ एट द कंसीडर ऑफ सिंगल टू रेदर फॉर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन देखो, न्यूक्लियन में जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है ना, तो उसे ही न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियन में क्या क्या चीज़ रहता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड नहीं बता था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी पाथ है। क्वालिटी थर्ड इडी एनर्जी पाथ है। स्टेनरी पाथ हिज पाथ कॉमनली नो एज ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी पाथ। क्वांटिटी थर्ड इन एनर्जी पाथ स्टेटमेंट पाथ इज द पाथ कॉमनली नो एज ए ऑर्बिट। मतलब यह बताया था कि यह एक ऑर्बिट है, ये 2 ऑर्बिट है, ये 3 ऑर्बिट है, चाहे एक निश्चित पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और रेडियस ऑफ एटम मतलब एम आर एन। एम वी स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम वी आर बराबर होता है NH/2π। ये फार्मूला होता है जिससे तुम मतलब आप याद कर सकते हैं अच्छे से। आर एन बराबर A0 गुणे N²/Z। यह रेडियस ऑफ एटम का रेडियस अगर कहेगा कहीं निकालने के लिए, तो हम 1 मतलब जिसको हम नू का A0 गुणे 10 मतलब 2 का स्क्वायर बटा Z लिखते हैं। इसमें जो है एन नंबर ऑफ ऑर्बिट सेल, मतलब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट सेल मतलब कि क्या गो सेल है, जैसे 2s 1s 2s 3s 4s। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना सेल है, कि होगा 1 सेल 2 सेल, मतलब देखेंगे जितना सेल रहेगा तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल। 2π पॉकेट प्लैंकेट कांस्टेंट, मतलब प्लैंकेट कांस्टेंट एच जो है वो है प्लैंकेट कांस्टेंट। 2π तो भाई कांस्टेंट तो ये है। अब एम वी आर बराबर एन एच। देखो, अगर हम एम वी आर बराबर लिखेंगे n गुने H/2π, हम इसको एच लिख करके ऊपर में ऐसे प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा इतना को दर्शाएगा। तो हम एम वी आर बराबर n और h को ऐसे कर देंगे तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, मतलब h जो है ये इसको पूरा को दर्शाएगा। इसके बाद आर एन बराबर रेडियस ऑफ एटम, ये तो पता है। एन इसमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिट सेल। जेड एटॉमिक नंबर पता ही है। A0 कांस्टेंट ऑफ ए का मान याद रख लो 0.529, मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम। आर एन बराबर, तो ऐसे सीधा सीधा याद रख लो, आर एन बराबर 0.529 N²/Z। एन का मान बताइए कि यह नंबर ऑफ मतलब कितना सेल है, और जेड एटॉमिक
नंबर। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो वी एन बराबर वेलोसिटी, अगर इन ऑर्बिट का निकालना है वेलोसिटी, तो वी एन बराबर वी ओ प्लस जेड एन। वी एन बराबर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, जेड बराबर नंबर, एन बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, वी ओ बराबर वेलोसिटी कांस्टेंट भी जिसका मान होता है 2.1 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। वी एन बराबर 2.8 × 10⁻⁶ जेड बाई एन। मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो अगर तुम्हें वी एन मतलब वेलोसिटी निकालना है किसी भी ऑर्बिट का, तो तुम्हें सिंपली एटम पता होना चाहिए कि कौन है और किस सेल का निकालना है वेलोसिटी। ये दो चीज़ पता रहेगा तो तुम आराम से निकाल दोगे वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है क्या होता है 2.18 × 10⁻6 जेड बाई एन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इन ऑर्बिट, ऑर्बिट का अगर एनर्जी निकालना है तो ई बराबर -E0 प्लस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ई एन बराबर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट या सेल, जेड बराबर एटॉमिक नंबर, एन बराबर एन नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, E0 बराबर कांस्टेंट जिसका मान होता है 2.1 × 10⁻⁷ जूल प्रति एटम। E0 बराबर -13 EV एटम और E0 बराबर -12 के जूल पर एटम। मतलब देखो अगर तुम्हें ई मतलब अगर ई का मान 2.8 मतलब जूल प्रति सेकंड में कह रहा है तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ईवी प्लस एटम में कह रहा है तो ये लगाओ कि जूल प्रति एटम, किलो जूल प्रति एटम बोल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब ये ई के जगह बैठा है, लेकिन अधिकतम -13.6 ही ईवी मतलब एटम होता है। खैर देख लेंगे। तो ई बराबर 3 को फॉर्मूला, अगर तुम्हें एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का अगर एनर्जी निकालना है तो तुम्हें एटम पता होना चाहिए, सेल। इसी प्रकार अगर वेलोसिटी भी निकालना है तो तुम्हें एटम और सेल दोनों चीज़ पता होना चाहिए। इसमें बस वी एन बराबर वी ओ का मतलब वी एन बराबर 2.1 × 10⁻⁶ जेड एन है। तो यहाँ पे ई तो बराबर है -13.6 EV -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कर देंगे तो वही ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। देखो इसके बाद नोट कर लो कुछ। इन एनर्जी फार्मूला भी सो फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन एनर्जी लॉसेड। मतलब सिंपली ये घूमेगा तो धीरे धीरे लॉस होगा, ये तो सिंपल। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH/2π, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम यही है एन। हाँ ठीक है। कैलकुलेट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट नंबर, एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, पाई का मान तो फिक्स होता है, इसमें हमें NH का मान मतलब इसमें देखो n का मान मतलब नंबर ऑफ सेल चाहिए और मतलब ऑर्बिट चाहिए जिसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद h का मान फिक्स होता है। इसके बाद 2π h का मान देखो अब लिखेंगे MU एंगुलर मोमेंटम, तो NH/2π, तो h मतलब अगर हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा h/2π। तो ये इसी को तो हम कहते हैं h, ऐसे प्लस हो गया आंसर। इसी तरह N2 होगा तो 2 हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद 3 का तो 3 एंगुलर मोमेंटम, 4 का तो 4 एंगुलर मोमेंटम, 5 का तो 5 एंगुलर मोमेंटम और 6 का तो 6 एंगुलर मोमेंटम। फिक्स सबसे हाला मतलब लगाइए सिंपली। देखो इसका फॉर्मूला होता है 2π मतलब NH/2π। एन तुम्हें ऑर्बिट दिया हुआ कितना, कौन ऑर्बिट का निकालना है, तो इसमें से जितने का निकालना है वो यहाँ पे चिपका देना है और सीधे लिख देना है h/2π। तुम्हें फिक्स पूरा करके निकालने के लिए तो 1 पाई का मान 3 रख देना। कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट सेकेंड, ऑर्बिट का दूसरा ऑर्बिट का निकालना है क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो MU बराबर 2 h हो गया। इसके बाद 2h बाई क्या है, क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट सेकेंड एंड 6 ऑर्बिट का निकालना कह रहा है। तो पहला और छोटा का मतलब अनुपात कर देंगे तो अपने आप हमें निकाल जाएगा 1/3। इसके बाद कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑर्बिट नंबर, क्या कह रहा है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का निकालना है जिसमें 1 2 3 4 है। तो हमने सिंपली इसका फार्मूला पढ़ा था कि A0 बराबर Z/N, N इसमें क्या था मतलब हम सीधा सीधा पढ़े थे RN बराबर
आर बराबर ए यहाँ पे 0 था बराबर Z/n। इसमें क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और Z क्या था, एटम का परमाणु संख्या। तो सिंपली हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, और इसमें कह रहा है पहला ऑर्बिट का निकालने के लिए तो 1 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा, मतलब 0.5 2 9 1/1 तो 1 ही गुने 1 ही होता है। इसके बाद N2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, जैसे यहाँ पे 0.5 2 9 है, 2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 2 रखेंगे n² होता है, तो 2 रखेंगे तो 4, तो इसके 4 से गुना करेंगे तो 2.116 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद n बराबर 3, तो 5 0.5 2 9 गुने 3 का स्क्वायर 9 बटा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। इसी तरह गुना करेंगे तो 9 से 2 4.7 1 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। n बराबर 4, तो r बराबर मतलब 4 रखना है। n बराबर 0.5 2 9 गुने 4 का स्क्वायर 16 बाई हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो 1 इसे गुना करेंगे 16 से, इसको तो 8.454। कैलकुलेट्स रेडियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का अनुपात निकालना है, तो अनुपात में ये कट जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन के ये मतलब इसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है, सेकेंड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका आंसर 4:9। कैलकुलेट रेडियस, मतलब अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का अनुपात बोलेंगे ना, तो जो मतलब दोनों में अगर कॉमन रहेगा उसको सिंपली हटा दो, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसका मतलब निकाल दो मान। कैलकुलेट रेडियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट। 3 के 9 और 5 और 25 9:25। कैलकुलेट रेडियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। तो हमें कुछ करना है नहीं, हीलियम दिया है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, और तीसरा ऑर्बिट कह रहा है तो 3 3 9 और इसके बाद r बराबर 5। मतलब इसमें क्या कह रहा है, लिथियम का निकालने के लिए लिथियम का 3, और इसका कितना कर रहा है, 5वां निकालना है तो 5 25, 3 से 9 27 और 5 25 50 27 अनुपात 50। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो इसका फार्मूला होता है Vn बराबर 2.18 × 10⁻⁴ Z/n m/s। तो सिंपली अगर कुछ ना दिया हो तो Vn मतलब Z/n ये वाला फार्मूला लगा देना है आराम से। तो V1 बराबर 2.18 × 10⁻⁶ m/s। Z के इसमें Z का मान क्या है, हाइड्रोजन एटम में 1, दोनों में 1 ही 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो सिंपली इसका निकल जाएगा। वैसे ही अगर V2 मतलब वेलोसिटी दूसरा इसमें दूसरा है तो इसमें यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो 1.09 10⁻⁶ 3 होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 से इसे काटेंगे तो 0.726 m/s गुने 10⁻⁶ हो जाएगा। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट इन वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम और थर्ड हीलियम सेकेंड लिथियम एटम। तो सिंपली हमें यही करना है कि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक बिठा देना है, और सेकेंड ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट इन सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का निकालना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में रहेगा तो ये सब बराबर होगा, तो इसमें होगा 1/2 फिर 1/3, तो ये हो जाएगा 3:2, ऐसे ही हो जाएगा 3:2। जिसमें मतलब जो चीज़ कॉमन रहता है ना उसको तो पहले ही हटा दो, इसके बाद जो है उसको गुना भाग करोगे तो वो हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद क्या है, En बराबर -13.6 Z²/n² EV पर एटम। हम फार्मूला को एक जगह लिख करके आराम से याद कर लेना है। इसके बाद ग्राउंड स्टेट E1 एनर्जी एक्साइटेड, ऐसे देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है
ये इसका ग्राउंड स्टेट हुआ, जहाँ पे तुम रहते हैं ना वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट हुआ। उसी तरह ये जहाँ रहता है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जब वह एक्साइटेड स्टेट मतलब वो फिर जाता है ना, मतलब अगर उसे हम एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फुर्र और फार होगा, तो ये पार करके बाहर इलेक्ट्रॉन में चल जाएगा, तो इसे हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। मतलब ये एक्साइटमेंट के कारण यहाँ पे मतलब कूद के चला आया है, ये हो जाएगा एक्साइटमेंट स्टेट। और फिर यह जब एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, जैसे अगर हम मान लो फिर सोडियम में दिए या लिथियम में दिए, सोडियम में दिए तो उससे जैसे ही गर्म करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन खड़ा तो यहाँ पे कूद के चला आएगा, तो वो हो जाएगा एक्साइटमेंट स्टेट। के बाद वह धीरे धीरे जब वो ठंडा होगा तो धीरे धीरे फिर वह अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन परमानेंट एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं सकता है, ये याद रखना। तो डेल्टा ई मतलब कि अब डेल्टा ई मतलब फिक्स नहीं है। चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, डेल्टा ई बराबर 50 माइनस 5 बराबर 45 जूल। तो वही हो जाएगा डेल्टा ई मतलब ये 5 है, तो यह 5 है, इसका ऑर्बिट का 50 जूल है, इसका एनर्जी 5 जूल है। तो अगर हम 50 जूल में भेजेंगे तो 5 जूल घट जाएगा, 5 जूल रहेगा ना, तो वह 45 जूल ग्रहण किया है। तो कितना ग्रहण किया वही हो जाएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट को घटा देंगे एक्साइटमेंट स्टेट से। ये बाद चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, और E1 बराबर माइनस 13.6 बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, E2 बराबर 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 के स्क्वायर। मतलब N2 का स्क्वायर मतलब सिंपली N1 इसका ये हो गया, N2 मतलब एक्साइटमेंट स्टेट ये हो जाएगा। तो अगर हम डेल्टा ई बराबर माइनस 13.6 बाई जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो दिया हुआ है E2 का मान, तो E2 का मान बैठा दिए, E1 का मान यहाँ पे बैठा दिए, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये इससे ये काटा नहीं है लेकिन कॉमन ले लिया है, इसमें से ये कॉमन मतलब तीनों डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर प्लस 13.6, तो डेल्टा ई बराबर 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। मतलब इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया है। इसके बाद डेल्टा ई में घटा दिया है 13.6 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर EV पर एटम। डेल्टा ई बराबर 2.18, मतलब जूल में निकालना है तो यहाँ पे 2.18 गुनी 10 के पावर 18 जूल, और वहीं पे डेल्टा ई हमें किलो जूल में निकालना है तो 1312 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। अगर हमें निकालना है कि वह अगर वह इतना था, उसका एक्साइटमेंट स्टेट इतना था, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूला पे निकालेंगे। तो इस फार्मूला को याद कर लेना है, एकदम आराम से, तुमको कोई दिक्कत कहीं पे नहीं रहेगा। इसके बाद देखो ये लिखा है बिकाउज को हम BS लिखते हैं, बिटवीन को BW लिखते हैं, नो को KQ, एज इक्वेशन को EQN, एनर्जी के E बढ़ते हुए डिस्क्रीज के घटते हुए TDS, रिएक्शन के इक्वेशन लिखते हैं। कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी वन एक्साइटल फ्रॉम N1 बराबर टू N4 ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो सिंपली बैठा देंगे पहले क्या है N1 और N2, तो इसमें ये याद रखना पर एटम कुछ नहीं दिया तो जूल में बैठा देना है। तो 6 बाई 1 माइनस 1/16, ये याद रखना कि इसमें जो फार्मूला है 1 बाई N स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, इसमें N1 जो रहेगा N1 वो हमेशा छोट रहेगा, ये याद रख लेना। 13.6 1 बाई माइनस 1/16 और पर एटम, तो 13.6 इसको मत करेंगे तो 16 माइनस 1 बराबर 15/16, मतलब 12.75 EV। नहीं कुछ जो है तो जूल में सीधा निकालना है। कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड फ्रॉम N बराबर 5 टू N बराबर 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये N1 लिखेंगे हमेशा छोटा वाला, N2 लेंगे 5 बड़ा वाला, तो उसी प्रकार लिख दिया जाए 6 गुने
1/4 -1/25 गुने 2 13.6 इसमें 25 -4 तो 25 में से 4 गया तो 21 हो गया। 21/25 13.6 गुने 2 इसके बाद इसको गुना भाग करेंगे तो 11.4 तो फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो 22.8 फिर उसको 2 से गुना करेंगे तो 50.68 हो जाएगा। यहाँ पे Z² दोनों जगह था। Z² क्या है? हाइड्रोजन एटम में बोल रहा है। कौन है एटम? हाइड्रोजन आयन में बोल रहा है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसे गुना कर देंगे N1 बराबर N2 बराबर इन्फाइनाइट आयनाइजेशन एनर्जी 1/इन्फाइनाइट स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये तो N2 बराबर 8 एस्फेरिशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी होगा जब N2 का मान इन्फाइनाइट रहेगा तो उसका मान सीधा 0 बैठा देना। आयनाइजेशन अगर N2 बराबर N² बराबर 8 रहेगा तो इस पे